नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज बात करने जा रहे हैं मार्केट की। मार्केट में जो गिरावट है वो लगातार जारी है और आप देखेंगे कि क्योंकि मार्केट के लिए कई दिन से लगातार बैड न्यूज़ आ रही है और लगातार कुछ ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट जारी है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि किन कारणों से मार्केट में गिरावट हो रही है और ये कब तक जारी रहेगी। इस गिरावट के दौर में किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएँगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर लगातार 1 साल हो गया मार्केट गिरते-गिरते, हम कैसे पैसा कमाएँ, कहाँ से रिटर्न जनरेट हो? तो मैं इस गिरी हुई मार्केट में भी आपको ऐसे सेक्टर बताऊँगा जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं सेक्टर्स वाइज़। देखिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें, कई सारे सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी एक सेक्टर के बहुत सारे शेयरों में इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह से क्या होता है ना, देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ। आपने देखा होगा अगर एक ही कारोबार पे बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी है और अगर वो कारोबार बंद जाता है तो सारे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ही परिवार में 5 लोग हैं और उनकी अलग-अलग तरीके के कारोबार में डिपेंडेंसी है, तो अगर किसी एक का कारोबार खराब हो जाता है, तो बाकी लोगों का चलता रहता है। लेकिन तो परिवार भी चलता रहता है, उसकी रूटीन से इनकम भी चलती रहती है। लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंसी एक ही कारोबार पे है, तो क्या होता है, उस परिवार की हालत खस्ता हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट भी और डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए बिज़नेस भी। अगर आप घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो अलग तरीके का कारोबार करिए, आप जॉब्स करिए, बिज़नेस करिए, लेकिन थोड़ा-सा उसमें चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। ऐसा ना हो आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? उसकी बात करेंगे फिलहाल, ठीक है? मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे मार्केट में आज लगातार गिरावट रही है, सारे सेक्टर्स और इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें 57 पॉइंट गिरकर 82,102 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 32 पॉइंट गिरकर 25,169 पे बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 63 पॉइंट गिरकर 21,713 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 89 पॉइंट गिरकर 17,256 बंद हुआ है। निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो 68 पॉइंट गिरकर 24,010 पे बंद हुआ है। लगभग सभी इंडेक्स में गिरावट रही है और देखिए मार्केट की थोड़ी-सी हालत इस समय खस्ता है। उसकी वजह बताऊँगा मैं आपको क्या है। पहले सेक्टर वाइज़ देख लेते हैं। सेक्टर में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। ऑटो का आपको पता है कि क्यों ठीक रहा है ना? उसकी वजह आपको पता है कि भारत में जीएसटी कटौती हुई है, उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट को बूस्ट हुआ है और अब जो भारत में अ, नवरात्रि का जो त्योहार शुरू होता है, नवरात्रि से लेके और दीपावली तक क्या होता है कि थोड़ी शॉपिंग ज़्यादा होती है। नई गाड़ियाँ लोग लेते हैं, नई बाइक लेते हैं और नए-नए अप्लायंस लेते हैं घर के लिए, होम अप्लायंस लेते हैं। तो इस समय थोड़ी-सी शॉपिंग बढ़ जाती है लोगों की और ये दौर वो है जिस समय भारतीय कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मार्केट में पैसा आता है, रूटीन्स घूमता है और कंपनियों का मार्जिन प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ये वो दौर है नवरात्रि से लेके और दीपावली तक, फिर उधर क्रिसमस तक एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है पूरा ये सारा। एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स सब इस समय बढ़ जाता है। इस समय परफॉर्मेंस मार्केट का अच्छा होता है। ये जो लास्ट क्वार्टर गुजरेगा, इसका परफॉर्मेंस मार्केट का अच्छा रहेगा। कंपनी का भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, ठीक है? इसीलिए ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया इतनी गिरी हुई मार्केट में। अगर आप सेक्टर वाइज़ देखेंगे, तो सारे सेक्टरों में गिरावट थी। सिर्फ ऑटो और बैंक, क्योंकि फाइनेंस का मामला है, बैंक पैसा आएगा जाएगा तो बैंक सेक्टर अच्छा रहा। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट के साथ बढ़कर 55,509 पे बंद हुई। अगर इसके बाद बाकी जितने सेक्टर देखेंगे अब सब में गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 725 पॉइंट की गिरावट रही है, लगभग 1.29%। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो 251 पॉइंट की गिरावट रही, लगभग 0.71% और 35,249 पर बंद हुई है। अगर निफ्टी फार्मा की बात करें तो 66 पॉइंट की गिरावट रही इसमें। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 8 पॉइंट की गिरावट रही इसमें। निफ्टी सीपीएससी की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है और निफ्टी डिफेंस की बात करें तो 67 पॉइंट की गिरावट रही इसमें। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो इसमें भी गिरावट रही 216 पॉइंट की। निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो 16 पॉइंट की गिरावट रही। लगभग ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में गिरावट रही है। मुश्किल से ऐसे मान के चलिए आज रेशियो अगर आप देखेंगे तो 10 में से
9.5 का रेशियो गिरावट के साथ बंद हुआ है। 0.5 का जो है वो ठीक रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट में गिरावट रही है और गिरावट कई दिन से जारी है। आपको पता है इसकी क्या वजह है? मेजर वजह सबसे बड़ी जो है वो है अमेरिकन मार्केट। अगर इधर मार्केट की बात पे आ जाए, एशियन मार्केट की बात करें, एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, यूके मार्केट, लगभग सब जगह परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। भारतीय मार्केट में थोड़ा सा हालत हालत है, उसकी वजह आपको पता ही है, टैरिफ वॉर। जो टैरिफ सैंक्शन भारत पे लग रहे हैं उसके साथ दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो केवल हांगकांग की और शंघाई का मार्केट गिरा है, बाकी ऑलमोस्ट सारा मार्केट बढ़ा है लगातार। तो क्योंकि उसकी वजह क्या है, बाकी मार्केटों का और भारतीय मार्केट थोड़ा सा अलग असर है। भारतीय मार्केट में इस समय डायरेक्ट प्रवाह हो रहा है। आप देखेंगे अभी जो H1 वीजा हुआ है उसकी वजह से आईटी सेक्टर की हालत खराब है और सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है आईटी सेक्टरों पे, और इसकी वजह से ही भारतीय मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शायद मुझे लगता है ऐसा कोई 10 से 15 दिन गुजरते नहीं है कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है अमेरिका की तरफ से। और अभी जो एक नया बता रहा हूं, अभी तो ये बुरा हुआ ही हुआ, एक नया और बुरा सुनने को मिल रहा है। मैंने पहले भी आपसे उस बारे में डिस्कस किया था, एक हायर एक्ट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप हायर एक्ट लाने जा रहे हैं। हायर क्या है? देखिए, हायर एक्ट में वो ऐसा करेंगे जैसे आप सॉरी, हायर एक्ट बताऊं, हायर जो एक्ट है उसके द्वारा क्या होता है, जितनी भी कंपनी है जो आईटी की सप्लाई करती हैं अमेरिकी कंपनियों को, उनसे वो टैक्सेस वसूलने जा रहे हैं, उनसे टैक्सेस वसूलने जा रहे हैं। और हायर का मतलब क्या है? हॉन्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी सर्विसेज अमेरिका को प्रोवाइड करते हैं वो, उस पर वो उन कंपनी से टैक्सेस वसूलेंगी वो। और अगर ये आ गया तो समझ लीजिए मार्केट बिल्कुल खत्म है आईटी का। अभी तक टैरिफ लग रहा था तो ओवरऑल सब पे लग रहा था, ठीक है, समझ में आता है, उससे इतना आसान नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये आ गया, हॉन्टिंग इंटरनेशनल एक्ट आ गया अगर ये, तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर असर पड़ेगा। क्योंकि ये भारत के साथ नहीं होगा, ये तो एक्ट है पूरा, है फिलहाल। अभी ये जरूरी नहीं कि वो पास हो जाए वहां से, सदन में जाएगा, ठीक है, लेकिन उनका प्रस्ताव है ये। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो विश्व के जितने भी मार्केट हैं जो सर्विसेज देते हैं अमेरिका को, क्योंकि लगभग अमेरिका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बाजार है, और अमेरिका हर देश से सर्विस लेता है, चाहे वो यूके की सर्विस हो, चाहे चाइना की सर्विस हो, चाहे इंडिया की सर्विस हो, चाहे जापान से हो, मतलब ऑलमोस्ट सभी देशों से अमेरिका सर्विस लेता है और उस सर्विस पे वो टैक्स लेगा। मतलब कमाल की बात देखिए, आप सर्विस दूसरे देश से लेंगे उस पर भी टैक्स लेंगे। अगर इस टाइप का एक्ट आता है तो मुझे लगता है आने वाले समय में बाकी कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर शायद सबको अपना बुरे बिस्तर समेटना पड़ेगा अमेरिका से, और अमेरिका से कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा? फिर अगर ऐसा होता है तो भारत को रिटेलिएट करना पड़ेगा, और भारत रिटेलिएट नहीं करेगा, सारे देश रिटेलिएट करेंगे इसके लिए, सारे देश एक्शन लेंगे, क्योंकि ये सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आईटी कंपनी को करना पड़ेगा, और जितनी भी सर्विस वाली कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके साथ ये दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि अमेरिका का जो चरित्र है इस समय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो स्टेप गवर्नमेंट के लिए उठा रहे हैं, अपने देश के लिए उठा रहे हैं, उससे लगता है कि वो बाकी देशों से संबंध रखना नहीं चाहते। वो उनको पता चल गया है कि जितना हम कमा रहे हैं दूसरे देशों, उससे कहीं ज्यादा हम हमसे लोग कमा रहे हैं। अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में दोनों मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, और ट्रेडर्स वो होता है जिसे ऑन स्पॉट रिजल्ट चाहिए, जिसको अभी प्रॉफिट चाहिए। बाकी बात की दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे नहीं देखना बाद में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। इस टाइप के ट्रेडर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसकी वजह से वो पूरे विश्व के मार्केट को तबाह करने पे लगे हुए हैं। अगर ये वाला एक्ट आ जाता है, हायर वाला, तो शायद मुझे लगता है भारतीय कंपनियों का मार्केट खत्म हो जाएगा। फिर भारत को रिटेलिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ फिर भारत की दिक्कतें मुझे लगता है शायद खत्म हो जाएंगी। देखिए क्यों खत्म हो जाएंगी, एक पुरानी कहावत बता दूं मैं आपको। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, आपने सुनी भी होगी, कि एक व्यक्ति था जो बार बार कहता था कि भाई शेर आया शेर आया। असली में शेर जब आया
तो फिर कोई उसे बचाने नहीं आया, है ना? ऐसे ही क्या होता है, जब आप किसी को बार-बार डराएँगे, बार-बार प्रोवोक करेंगे, बार-बार उसे दबाव में लेंगे, तो एक दिन डर और दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वो रेजिस्टेंस हो जाएगा और आदमी उससे ऊपर निकल जाएगा। वही स्थिति अब भारतीय कंपनियों के साथ, भारतीय बाजार के साथ होने वाली है कि अब बार-बार के इनके जो दोहरे मापदंड हैं, उससे भारतीय मार्केट उभरने वाली है, अब इन सब चीज़ों से निकलने वाली है। क्यों? उसकी बात क्या है, क्योंकि भारत समझ गया है कि अमेरिका से संबंध वैसे नहीं रहने वाले। देखिए, हालाँकि आज मतलब सॉरी कल भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो गए हैं मार्को रूबियो से, जो वहाँ विदेश सचिव हैं, उनसे बात चल रही है और बहुत दिनों के बाद जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, भारत की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल यात्रा अमेरिका की हुई है विदेश मंत्री के द्वारा। अभी तक जब से ये टैरिफ का वॉर शुरू हुआ है, भारत के द्वारा ना तो कोई वार्ता इस टाइप की हुई है, ना कोई बड़ा पदाधिकारी इस टाइप का मंत्री के रेशियो का कोई गया है। तो देखिए, बात चल रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि नवंबर तक शायद ही 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है सैंक्शन वाला, ये हट जाएगा और जो बाकी का 25 है उसमें भी कुछ आपको कम होगा, रियायत मिलेगी इसमें। हालाँकि कितना सही होगा, कितना नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके के स्टेप अमेरिकी गवर्नमेंट उठा रही है अपने देश के लिए, वो भारत के लिए चिंता का विषय है और हालात बेहद खराब हो रहे हैं भारतीय कंपनियों के इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अमेरिकी कंपनियों पे, अमेरिकी सेक्टर्स पे, अमेरिकी व्यापार पे। ये हमें बदलना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले भी बताया था कि बहुत बड़ा विश्व है और बहुत बड़ा मार्केट है। उस मार्केट को छोड़कर हम एक ही मार्केट के पीछे पड़े हैं। हमको जैसे हम मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करिए, उसी तरीके से मैं आपको एक एडवाइस और करना चाहता हूँ कि भारतीय कंपनी को अपना बिज़नेस भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। केवल एक ही देश पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, हमको और देश में व्यापार ढूँढना चाहिए। जैसे टेक्सटाइल का जब वो टेक्सटाइल पे टैरिफ लगा था, तो हर व्यक्ति ये कह रहा था कि टेक्सटाइल खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैंने देखिए टेक्सटाइल का कितना अच्छा आपको आंकड़ा बताया था। मैंने बताया था कि अमेरिका के अलावा पूरे विश्व में 700 करीबन 750 अरब डॉलर का व्यापार होता है। 750 अरब डॉलर का। और हम जो करते हैं वो 180 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार करते हैं। मतलब लगभग हम 180 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं, ठीक है? आप समझिए, उसमें से हम 152 बिलियन बिलियन डॉलर्स वो हम इंटरनल करते हैं खाली, मतलब भारत में ही व्यापार करते हैं उसका टेक्सटाइल का। मात्र 30 से 35% मतलब परसेंट नहीं सॉरी, परसेंट में तो आप समझ 20%, मात्र 20 से 25% हम एक्सपोर्ट करते हैं केवल। अब आप समझिए कि हमारी डिपेंडेंसी क्या थी, 20-25% में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो क्यों ना हम 20-25 जगह उसको और बढ़ाएं और बाकी जो इतना बड़ा देश है उससे व्यापार करें, ब्रिटेन से करें, जर्मनी से करें, जापान से करें और बहुत सारे देश है, मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना, मतलब जहां भी आप कर सकते हैं, जहां भी आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पुरानी कहावत है। आप कोशिश करते रहिए निरंतर। आप अपनी डिपेंडेंसी एक देश के ऊपर से हटाइए। कब तक आप एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी बना के रखेंगे? अगर जब तक आप एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी बनाएंगे तो आपको इसी तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही उसी का एग्जाम्पल है जो आज हम ये पेन ले रहे हैं। अगर हमारा बिजनेस डाइवर्सिफाइड होता तो आज हमें ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। चाइना को क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि उसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। उसका बिजनेस जितना अमेरिका से है, उतना भारत से भी है, उतना पाकिस्तान से भी है, उतना रसिया से भी है, उतना यूके से भी है। वो हर तरफ अपने पैर पसार रहा है। और आपको मैं बता दूं उसकी बहुत अच्छी बात, एक उसका बीआरआई का प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा, बिल्ट रोड इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोग्राम है उसका, जिसमें छोटे छोटे देशों को पकड़ रहा है। छोटे छोटे देशों को जिनको आप शायद नाम भी नहीं जानते हो, उन देशों को पकड़ रहा है। वहां डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं देगा वो खुद पैसा लगा के। आप समझिए ये क्या मतलब है, ये उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्लान है। इसी प्लान के ऊपर इसी तरीके से भारतीय कंपनी को भी काम करना चाहिए। हमें एक ही देश पर डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे भविष्य में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल परिवार वाला बताया कि अगर आपकी जॉब्स, आपके बिजनेस डाइवर्सिफाइड है तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। होता है ना, होता है। देखिए, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, तो पोर्टफोलियो में जब म्यूचुअल फंड्स लेते हैं हम, तो म्यूचुअल फंड्स हम क्यों लेते हैं?
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। वो बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे छोटे-छोटे शेयरों में, बड़े-बड़े शेयरों में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो 2-4 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते, उसमें रिस्क ज़्यादा होता। ये 50 तरीके के कर रहे हैं, उसमें रिस्क कम होगा। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है, वो आपके स्टॉक्स इक्विटी फंड से ज़्यादा होता है। क्यों आप इतने सारे ऐड देख रहे हैं? इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में यही फ़र्क है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर हैं, तो आप उस 20 में इन्वेस्टमेंट कर रखा और हो सकता है उस 20 में से भी आपने 2 या 3 सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रखा हो। वो 20 के 20 शेयर जो हैं वो 2-3 में इन्वेस्ट करके होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स होगा, उसमें अलग तरीके के सेक्टर्स होंगे, अलग तरीके के स्मॉल कैप, मिडल कैप, लार्ज कैप होंगे। तो इस टाइप से डाइवर्सिफाइड फंड्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि इसके कंपैरिजन में इसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप किन सेक्टरों में इन्वेस्ट करें। ये बात हो गई मार्केट की, क्या मार्केट में तो चल रही है, सब ठीक है। आप समझ गए होंगे बात मेरी। अब हम बात करते हैं कि हमारे व्यक्ति, हमारे लोग जो इन्वेस्ट हैं वो किस में करें। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेरी आती है कि सर इस टाइम जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, वो हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो आपको बता दूँ, ये जो टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस के लिए क्यों? भारत के इर्द-गिर्द दुश्मनों का जमावड़ा है एक तरीके से। देखिए, आप पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है और अब तो नया-नया दोस्त दुश्मन बना है हमारा अमेरिका। हालाँकि अमेरिका से हमारे उस तरीके के कोई अभी हालात खराब नहीं होने हैं, लेकिन निकट भविष्य में क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता इसके बारे में। हमें हमेशा तैयार रहना है। तो ये वो सेक्टर्स है डिफेंस का जिसमें गवर्नमेंट का पूरा जोर है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको इसके बारे में, अभी तक डिफेंस का जो था हम इम्पोर्ट करते थे सारा, अधिकतर। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमारा किसी देश से झगड़ा होता है, उस दौरान ऐसा कुछ होता है कि हमें हथियार की ज़रूरत पड़ती है और जिन देशों से हम हथियार ले रहे हैं, मान लीजिए उन देशों ने मना कर दिया, जैसे अमेरिका की बात करिए आप, अगर चाइना से हमारा झगड़ा होता है तो अमेरिका नहीं देगा हथियार या सॉरी चाइना मत कर रहा हूँ, पाकिस्तान से होता है तो, या पाकिस्तान से होता है तो चाइना भी हथियार नहीं देगा हमें। और दूसरी चीज़ मान लीजिए हमें फ्रांस से हमारा झगड़ा हो जाए तो फ्रांस से हथियार ले रहे हैं, वो नहीं देगा हमें। तो बहुत सारे देश से हम व्यापार जिनसे करते हैं डिफेंस में, अगर उनके किसी मित्र देश से या उनसे ही हो जाए, तो फिर हमें उस चीज़ की सर्विसेज़ कौन देगा? वो इक्विपमेंट्स हमारे पास कहाँ से आएँगे? इसलिए भारतीय सरकार का पूरा जोर है कि स्वदेशी निर्मित सारे इक्विपमेंट्स हों हमारे डिफेंस के और इसीलिए गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर्स के शेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखिए, इससे क्या होगा, भारतीय कंपनी डिफेंस सेक्टर की मजबूत होंगी और आपका रिटर्न अच्छा जनरेट होगा भविष्य के लिए और ये व्यापार दिन ब दिन बढ़ना है। दूसरी चीज़ और बता दूँ, इससे थोड़ा-सा मैं आपको और हट के एक चीज़ बता दूँ, कभी गवर्नमेंट में बदलाव होता है मान लीजिए, गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं, सरकार दूसरी आती है, तो शायद हो सकता है बजट कम भले ही कर दे, लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें कारोबार बंद नहीं हो सकता। क्योंकि डिफेंस की ज़रूरत हर किसी को रहेगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि देश कमज़ोर हो। हर सरकार को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देश का है और देश की जहाँ बात आती है, वहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये हस्तक्षेप करने का हक नहीं है कि देश की सुरक्षा संप्रभुता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ कोई सरकार करेगी। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर मजबूत सेक्टर है भविष्य के लिए आपके पास। इसमें इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाइड शेयर लें, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। आप देखें फंडामेंटली स्ट्रांग देखें। आप ये देखें कि इसमें पब्लिक होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये सारी चीज़ देखें। उसका पी रेशियो देखें आप, उसकी प्रॉफिट जनरेशन देखें आप, प्रॉफिट ग्रोथ देखें आप उसकी, उसका डेप्थ देखें आप। देखिए डेप्थ देखना बहुत ज़रूरी है, कैश फ्लो कितना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है, कंपनी के पास डेप्थ फ्लो है तो बहुत दिक्कत हो सामने कंपनी को पड़ेगी। भविष्य में बंद भी हो सकती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें देख लें और इसके लिए बहुत आसान तरीके का ऐप है, मनी कंट्रोल ऐप पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। बहुत ईज़ी डाटा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देना नहीं, कोई चार्जेस नहीं और कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? दूसरा सेक्टर पावर सेक्टर। देखिए बिना पावर के कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। पावर एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो निरंतर बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, जितना डेवलपमेंट होगा उतना बढ़ेगा।
इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वो सेक्टर बता रहा हूँ आपको मैं, जो भविष्य के सेक्टर हैं। इसमें कभी भी आप बर्बाद नहीं हो सकते, कभी भी आपका पैसा फँस नहीं सकता। देखिए, मैं बात जो कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म की कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। मैं कभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता, शॉर्ट टर्म की एडवाइस नहीं देता, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की एडवाइस देता हूँ। इस बात को आप गाँठ बाँध लें, ध्यान रखें हमेशा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म की एडवाइस देता हूँ, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं करता। क्योंकि शॉर्ट टर्म का ना मुझे पता ना आपको पता, और तो और सेबी को भी नहीं पता होगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के एडवाइसों से बचें। ऐसी एडवाइस कोई आपको देता है तो उससे दूर रहें। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि किन सेक्टरों में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो जनरेट करिए आप, बहुत अच्छा रिटर्न आपको जनरेट होगा, आपकी वेल्थ क्रिएशन होगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग शॉर्ट टर्म करते हैं वो कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते अपनी, उनकी अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वो सिर्फ क्या करते हैं, आता और जाता ही रहता है, उनको दिखता नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपकी वेल्थ जनरेट होती है, आपके पास एक बहुत मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ये चीज आपको समझने की देर है कि कब आप ऐसा करते हैं, इस टाइप के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जनरेट करते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। और भविष्य के सेक्टर हैं, इसमें अगर आप करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए फायदा होगा, आपके बच्चों के लिए फायदा होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो आपको पसंद आई, और जो जानकारी मैंने आपको दी इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।